नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। धार्मिक स्थल पर विवाद, तनाव का माहौल। सोनभद्र जिले के एक विशाल मंदिर में आपत्तिजनक कृत्य का मामला सामने आया है। गांव में तनाव फैल गया। आरोप है कि समुदाय विशेष के 4 युवकों ने शिवलिंग पर अश्लील कृत्य किए हैं। सूचना फैलते ही हिंदू संगठन में आक्रोश। बजरंग दल समेत ग्रामीण कर्मा थाना पहुंचे और घेराव किया है। पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम और अपर पुलिस अभियंता अधीक्षक भी गांव में पहुंचे हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सर, अभी इस गांव में कुछ मामलों को लेकर तनाव की स्थिति है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, गांव में एक मंदिर बना हुआ है। वहां पर दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जो अनैतिक था, गैर कानूनी था। इस बात पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में कुछ लोगों की नोकझोंक हुई है। थाने पर इसकी सूचना दी गई, तो इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। और शेष स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी फिलहाल 3 नाबालिग बच्चे हैं, 2 और हैं, 5 लोगों को बताया गया है। क्या जिनका नाम है सभी नाबालिग हैं? हाँ, अभी तो प्रथम दृष्टया जो बताया गया है वो यही है कि सभी नाबालिग हैं। तो पुलिस इसमें कैसे कार्रवाई करेगी कि दोबारा इस तरह घटना ना हो? जो भी बाल अपचारी के संबंध में जो दिशा निर्देश कानून में दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आरोप लगा सर कि यहाँ से थाने ले जाने के बाद थाना भी कार्रवाई करने में हिला हवाली कर रहा था, उस तरह से यहाँ के लोगों नहीं, ने। ऐसा नहीं है। सुबह हमें सूचना मिली थी, मैंने तुरंत निर्देशित किया था एसएचओ को कि आप इसमें जो है तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें। उसके बाद मैं स्वयं ही मौके पर पहुँच गया था। ये पहली बार कृत्य नहीं है, इससे पहले भी एक मंदिर थी, वहाँ पे इस तरह के कृत्य किया जाता। तो मंदिर का यहाँ सब दिखवाया जा रहा है। कई चीज़ें आई हैं, सुनने में आई हैं, कई चीज़ें हैं, वो सब दिखवाया जा रहा है। सब चीज़ें ठीक की जाएंगी। धन्यवाद। पंडित जी, क्या प्रकरण है, आप यहाँ हैं? मंदिर में पेशाब कर दिए मुस्लिम के लड़के जी, और कहने पे कह रहे थे कि आपके मुंह में हम ठीक कर देंगे। ये कितने बजे 9 बजे रात की बात है। अज्ञातों में से किसी का नाम और किसी के पिता का नाम पता है? पिता का नाम मालूम है, लड़के का नहीं है। कितने लोग थे? 5। और पिता का नाम क्या था? जलाल, अबरार, सद्दाम और बोड़र और बबलू। आप चौक यहाँ कर्मा थाने में कितने बजे तहरीर दी है? हम आज दिए हैं। कितने बजे? अभी आए हैं देने के लिए। सुबह? जी, सुबह 8 बजे। हम 8 बजे का आए हैं। कब तक हुआ? कितनी देर हो गई आपको यहाँ? 2 घंटा हो गया। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वही दरखास्त लिखी जा रही है। और किसी की गिरफ्तारी अभी? गिरफ्तारी तो हुई है। कितने लोगों की? 3 लड़के हैं, शायद एक गार्जियन है। अच्छा, आप पुलिस से क्या मांगे? आपकी न्याय मांग रहे हैं। और पहले का भी कोई इनका कोई प्रशासन की तरफ से कोई टाल मटोल रहा है या फिर उनका कोई पशु तस्करी में रही है? हाँ, सब पशु तस्कर तो है। अभी आज ही चल रहा है। खबर प्रतापगढ़ से ही, जहां मनकर्णिका घाट पर विवाद को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में जताया गया विरोध। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन। मनकर्णिका घाट पर ध्वस्त किए जाने की निष्पक्ष जांच हो। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पुनः स्थापित होने की मांग। उत्तर प्रदेश लखनऊ माध्यम जिलाधिकारी महोदय प्रताप। वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को 10 जनवरी 2026 को ध्वस्त किए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं घाट के पुनर्निर्माण व माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति की पुनः स्थापना कराए जाने के संबंध में महोदय से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2026 को वाराणसी के अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले मणिकर्णिका घाट को अचानक ध्वस्त कर दिया गया। यह घाट वर्ष 1791 में
लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसका काशी की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा में विशिष्ट स्थान है। इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के दौरान माता अहिल्याबाई होलकर जी से संबंधित पवित्र एवं ऐतिहासिक मूर्तियां भी मलबे में दब गई, जो न केवल काशी की आस्था बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। यह कार्रवाई बिना किसी व्यापक जनसंवाद, धर्माचार्यों से विचार विमर्श तथा ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखे बिना की गई, जो अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इस शर्मनाक एवं असंवेदनशील कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस विषय में अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर द्वारा भी विरोध दर्ज कराया गया है, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाता है। पत्र पीछे लगा भी हुआ है सर। अतः महोदय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काशी में मणिकर्णिका घाट को तोड़कर वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, और जो मालवा की महारानी थी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने सिर्फ काशी ही नहीं अयोध्या, मथुरा, काशी में घाटों का निर्माण कराया, वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया, देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की, ऐसे उनकी भी मूर्ति को तोड़ दिया गया। और उसके विरोध में आज हम सब लोग कांग्रेस कार्यालय से जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर जाकर नारेबाजी करते हुए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है। और हमारी ये मांग है कि देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ना बंद करें, और वहां पर जो भी मूर्ति तोड़ी गई है अगर रखी है उसको वहां पर स्थापित करें। और उनके पूर्वज जो इंदौर, चूंकि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी इंदौर की रहने वाली थी, वो मालवा की महारानी थी, उनके पूर्वजों ने, उनके जो अभी भी लोग हैं, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से यहाँ पर मोदी जी को एक पत्र लिखा है कि इस तरीके से काम जो किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है, इसकी हम लोग घोर भत्सना भी करते हैं। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से हम लोग निकले हैं, यही हमारा विरोध प्रदर्शन है। नाली के पानी से जलमग्न सड़क, स्कूल डूबे और निकलना दुश्वार हुआ। जनपद हरदोई के कछौना ब्लॉक की ग्राम पंचायत कहली में गंदे और नाली के गंदे पानी से होकर निकल रहे स्कूली बच्चे राहगीर। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय जाने का मुख्य मार्ग यही है, जहां से बच्चे गुजरते हैं, और सफाई कर्मचारी न आने की वजह से गाँव में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिससे बच्चे और आमजन बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन ग्राम प्रधान जरा सी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंचायत चुनाव भी नजदीक है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे लेकर आते हैं, लेकिन जीतने के बाद गांव का कोई विकास नहीं किया जाता है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है, और अब देखना यह होगा उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करते हैं या मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। आपका नाम क्या है? हमारा? हाँ, हमारा नाम सरजू है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। गांव का नाम क्या है? कहली। कहली। और समस्या क्या है यहाँ की सड़क को लेके जो जल भराव है? जल भराव की समस्या, लड़के छोटे छोटे जाते हैं। कहाँ पे? ये नाली पे तो गिर जाए, अगर कौन में बचे इनका बचाने वाला है? नहीं तो प्रधान से आपकी बात हुई क्या? प्रधान से बात हुई? हमारी प्रधान से बात नहीं हुई। नहीं प्रधान नहीं, तो कोई इससे पहले शिकायत की गई प्रधान से? हाँ, पर शिकायत कौन की? कोई की है शिकायत भाई? हम नहीं की, अब कई शिकायत भाई। तो अभी तक सुनवाई, निर्माण कार्य नहीं कराया गया। ये नाली का गंदा पानी बह रहा है। हाँ, गंदा का। खबर लखनऊ से है, जहां इजराइल में रोजगार के लिए चयनित 1383 भारतीय श्रमिकों को चयन के लिए 14 महीने बाद भी ना तो ऑफर लेटर प्राप्त हुआ है और ना ही भुगतान व फ्लाइट से संबंधित कोई भी स्पष्ट जानकारी दी गई है। लखनऊ अलीगंज ITI कॉलेज से संबंधित इन श्रमिकों को चयन PIBA द्वारा NSDC के सहयोग से किया गया था। चयनित श्रमिकों को 26 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक इजराइल विशेषज्ञों द्वारा आयोजित प्रोफेशनल ट्रेड ड्राइव में भाग लिया गया था, जिसके बाद उन्हें चयनित घोषित किया गया था। इसके पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेज NSDC वाराणसी, काशी, IIT बनारस में जमा करा दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना जैसे ऑफर लेटर, वेतन संरचना, वर्क वीजा प्रक्रिया या यात्रा की तिथि के संबंधित अवगत नहीं कराया गया है। लंबे इंतजार के कारण श्रमिकों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा।
मैं प्रमोद कुमार महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। सर हम लोगों का इजराइल के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसकी वैकेंसी आई थी सितंबर 2024 में, जिसका प्री स्क्रीनिंग हुआ था, हर जिले पे हुआ था, ITI कॉलेज पे। उसके बाद वहां से जो पास हुआ था उनकी RPL ट्रेनिंग हुई थी। RPL ट्रेनिंग के बाद एडमिट कार्ड जारी हुआ था लखनऊ में, उसका हुआ था स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट इजराइल से ही आए थे, सब टेस्ट लिए थे क्लाइंट, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद उसमें से करीब 5050 लोगों का इंटरव्यू लिए थे, वो सब उतने बंदे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद वहां से एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 1383 लोग सेलेक्ट हुए थे। जो सेलेक्ट हुए थे उनका पूरा डॉक्यूमेंट PCC, मेडिकल और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट था उसको बनारस में जमा कराया गया था NHDC ऑफिस में, ठीक। उसके बाद जमा कराने के बाद अब तक 14 महीने हो गए, अब तक कोई खबर नहीं मिल रही है कि इनका क्या होगा, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसकी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। किसी अधिकारी से पूछने पे या फिर टोल फ्री पे फोन करने पे यही कहते हैं कि वेट करिए। वेट किया जाए तो कितना किया जाए और कब तक किया जाए, इसका एक निर्धारित समय निर्धारित किया जाए कि 1 महीने 2 महीने कितने दिन किया जाए। हम लोग इंतजार में कब तक बैठे रहें। और दूसरी बात, अगर एक पिछला वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ तो नई वैकेंसी कैसे निकाल दी है सब। अभी 2025 में नवंबर में 2600 वैकेंसी नहीं आई है, उसका इस प्री स्क्रीनिंग भी हो चुका जो कानपुर में हुआ है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले भी गए नहीं, नई वैकेंसी आ गई और पिछले का कोई भी अभी कोई सटीक कोई डेट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, कितना इंतजार करें, 1 महीने करें, 2 महीने करें, साल भर करें, इसका हमें जवाब चाहिए सरकार से, ठीक। हम लोग अनिल जी से भी मिले, अनिल लाजभर जो रोजगार मंत्री हैं उनसे भी मिले, वो भी कोई हम लोगों को सटीक वो नहीं दे पा रहे हैं, संतुष्टजनक कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कहाँ, कुछ लोग पता चल रहा है कि बाहर से कान फोड़ करके भी आए हैं? जी सर, इसमें जितने हैं लगभग बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे थे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे जॉब अच्छा था, ठीक है, सैलरी अच्छी थी, तो जाहिर सी बात है हर कोई तरक्की चाहता है, ठीक। तो वहां से छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ आने का मतलब ये हुआ कि अभी तक इंतजार कर रहे हैं। कहीं फोन करिए तो बस कहते हैं थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। थोड़े थोड़े के चक्कर में 14 महीने हो गए, अब सभी लोग बेरोजगार बैठे हैं। इसके लिए मतलब दूसरी जगह जॉब नहीं कर पा रहे हैं कि पता चले अभी जॉब ज्वाइन करें फिर उधर से हो जाए, उधर से कॉल आ जाए, ठीक है। तो कैसे परिवार का पालन पोषण हो रहा है जब सर? इसके लिए बहुत समस्या हो रही है, ठीक है, बस बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, ठीक है, नहीं तो वो भी हम लोग बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं इस समय। कुल मिला के पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया था, पूरी तरह से बेरोजगार कर दिया, हाँ बेरोजगार कर दिया एकदम। आए थे नौकरी की तलाश में, हाँ हो गए बेरोजगार। आदित्यनाथ से क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर उनसे भी हमारे मित्रों ने मिला है, हम भी गए हैं, ठीक है, उनसे भी 2-3 बार मिल चुके हैं। वो आश्वासन देते हैं कि जल्दी हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम दिसंबर लास्ट में गए थे तो उन्होंने बोला कि अब आप लोगों को दोबारा आने की जरूरत नहीं, आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आगे क्या होगा। मतलब कोई उम्मीद नहीं लग रही है अभी? उम्मीद तो है बट कब तक होगा ये नहीं लग रहा। कोई टाइम नहीं। एक चीज और कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट के अंडर में प्राइवेट जो भी संस्थाएं हैं जो इजराइल बाहर भेज रहे हैं बंदों को पैसे लेकर, क्या उनके पास गवर्नमेंट से ज्यादा पावर हो गया है? जो बंदों को भेज रही हैं पैसे लेके, प्राइवेट वाले पैसा लेके भेज रहे हैं और सरकार गवर्नमेंट नहीं भेज पा रही है। ऐसा क्या सिस्टम है कि गवर्नमेंट नहीं भेज पा रही है और प्राइवेट वाले भेज दे रहे हैं? आप लोग के पास तो पैसा है नहीं। पैसा रहता सर तो फिर भटकते नहीं, सरकार की आशा में। पैसा रहता सर नौकरी के लिए थोड़ी भटकते थे। जैसे हम लोगों ने सारे अटेम्प्ट्स क्लियर किए हैं, 14 महीने से इंतजार कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार आखिर क्यों नहीं भेज पा रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कि सारे प्री इंग्लिश स्क्रीनिंग, RPL, क्लाइंट इंटरव्यू और सारे मेडिकल और सारे डॉक्यूमेंट ले जाके NHDC बनारस में मैंने जमा कर दिया है। सारे जितने 13 सेलेक्ट बने हैं सारे अटेम्प्ट्स क्लियर किए हैं। तो अब इसकी वजह से जो दूसरा काम कर रहे थे पहले, वो काम भी प्रभावित हो गया। भाई 3-3 महीने अगर हम अपनी उसमें प्रक्रिया में लगेंगे तो कौन काम पे रखेगा? उसके बाद क्या हुआ कि हम जब उसके पास जाते हैं काम मांगते हैं, आप इजराइल जाओ, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा जो है जल्द से जल्द फ्लाइट कराई जाए और हम लोग ताकि हमने जीवन यापन बच्चे परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर सके।
सर किस मेरा तरीके की स्थिति बन गई है, इतने महीनों से आप लोग काम नहीं कर रहे? जी सर, मेरा नाम ज्वालेश्वर सिंह है सर, महाराजगंज से निवास करते हैं सर। ये बहुत बड़ी कंडीशन हो गई है हम लोगों के पक्ष में कि परिवार मतलब में कै लोग हैं आप? सर हम लोग 7-8 लोग हैं सर। कौन लोग कमाने वाले कै लोग? सर कमाने के लिए तो हम ही भर हैं, तो कैसे 2 चल भाई रहा है कमाते हैं परिवार? सर। अब इस समय हम लोग 4 से 5 लाख के तो माइनस में है, लेकिन सर हमारा कहना ये है, अगर हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू अगर हम पास हुए हैं और प्राइवेट के थ्रू वो सब 4 लाख 5 लाख 6 लाख दे करके निकल रहे हैं जो लोग, सर हमारे उनके में क्या अंतर है? सर हम एक गरीब हैं, पहली बात तो हम गरीब हैं, हम उतना पैसा दे नहीं सकते हैं कि हम वहाँ प्राइवेट एजेंसियों से हम जा सकें विदेश इजराइल। और अगर हम गवर्नमेंट से वो हैं पास हैं तो गवर्नमेंट हमको भेजती नहीं है। 14 महीना से बैठाई गई है और हम 14 महीना से बैठ करके बस इतना ही ताना सुन रहे हैं कि तुम जाओगे, कब जाओगे। और हम सर इतना मतलब हम लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, ये बस यही हो रहा है कि क्या हम लोग आत्महत्या कर लें या हम लोग कहीं ना कहीं जा करके जहर खा करके या मर जाएं। मतलब इससे ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि इसलिए सर इतने हम लोग के पास सर में इतना दर्द हो जाता है सोचते सोचते। इतना कभी अपने फैमिली के लिए हम लोग नहीं सोचते सर, नहीं सोचे हैं कभी इतना चिंतन नहीं किया। छोड़ कर आए हैं? सर हम जॉर्डन में काम करते थे, जॉर्डन में हम काम करके 2023 में छोड़ के चले आए, इसी के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इसी के लालच में। और हम यहाँ अगर हम आए हैं तो परिवार में तो ठीक है, लेकिन सर अभी कितने लोग ऐसे भाई लोग हैं कि उनकी बहन की शादी भी तय हो गई है इसी की लालच में, लेकिन वो बहन की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। और वो पढ़ाई जो कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं सर, ऐसी कंडीशन हो गई है। क्या हम लोग का योगी सरकार, यही हम लोग का ये है। सीएम योगी आदित्यनाथ से हमने 3 बार मिला सर, तीनों बार उन्होंने यही कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। सर आश्वासन पे आश्वासन मिला है। पूज्य महाराज जी से मेरा यही आग्रह, हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है सर, हमारे निवेदन को सुने और पूज्य महाराज जी हम लोगों को इजराइल भेजने का काम करें प्लीज। ये जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है जी, तो ये इसका क्या मतलब सर? मतलब सेम ट्रेड है, वही ट्रेड है कंस्ट्रक्शन लाइन का। जी हाँ, जिसमें हम क्लियर कर चुके हैं सर। जैसे सर ये मतलब पुराने जो 1383 लोग हैं उनको एक वीक डिप्लॉयमेंट एक आदमी को भी नहीं मिला है, मतलब किसी को नहीं भेजा गया। उसी ट्रेड में सर फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही मतलब 2600 नई वैकेंसी जारी कर दी गई। तो सर 2600 नई वैकेंसी किस बेस पे जारी की गई है? इसके लिए सर जब हम एम के सुंदरम साहब से मिले, जो सेक्रेटरी मतलब यहाँ रोजगार संगम में, तो उन्होंने बोला कि इसको आप अलग तरीके से देख रहे हैं और उसको हम अलग तरीके से देख रहे हैं। तो सर ट्रेड भी वही है, सारी चीजें एक है, तो अलग तरीका से कौन? तो हमने सर मतलब 14 महीना हुआ सिलेक्टेड है, आप लोग को नहीं भेजा जी। हाँ सर, जैसे उसमें एक चीज ये है कि मतलब जैसे सर 14 महीना हो गया, 14 महीना में सर ना तो रोजगार संगम ने कोई एक नोटिस दी है और ना तो सर एनएचडीसी ने किसी तरह का नोटिस दी है सर। मतलब सिर्फ कॉल पे बस बता दिया जाता है कि आपको वेट कीजिए, प्रक्रिया चल रही है सर। 14 महीने मतलब कोई एक नोटिस इनको देना चाहिए कि किस वजह से रोका गया है और नई वैकेंसी किस आधार पर ली गई। क्या अपील करना चाहिए सर? मतलब मुख्यमंत्री जी से हम ये अपील करना चाहते हैं सर, 1383 लोगों की आवाज सुने सर, और मतलब पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया हुई है इसमें, मतलब सरकार ने मतलब बस बहुत सराहनीय कार्य किया। तो ये प्रक्रिया को सर डिप्लॉयमेंट के बाद पूरी तरह से करें सर, हम लोग रोजगार संगम पर। हाँ सर, मैं कमलेश राज हम पूछें, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ, कहाँ से आए हैं पहले? सर हम मऊ जिला से आए हुए हैं। क्या समस्या रही थी लखनऊ में? सर समस्या रहा कि हम लोग इजराइल के लिए भर्ती निकला था और उसमें हम लोग पूरा वो प्रोसेस पास किया। भर्ती कहाँ निकला था? रोजगार संगम पर। तो हम लोग ने ऑनलाइन किया, बाद में वहाँ से फोन आया कि आप लोग का प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो हम लोग राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मऊ गया, तो वहाँ हम लोग का प्री स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, तो वहाँ से हम लोग अप्रूवल हुआ। फिर वहाँ से वो लोग बोले कि आप लोग को 2-4-10 दिन में खबर दी जाएगी। तो 2-4-10 दिन में हम लोग को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आजमगढ़ से कॉल आया। तो 5 दिन का वहाँ हम लोग का प्री स्क्रीन टेस्ट हुआ, यानी फिंगरप्रिंट हुआ, पूरा उसका पढ़ाई वढ़ाई लिखाई हुआ। बाद में हम लोग पास हुए और इंटरनेशनल अधिकारी आए थे, क्लाइंट, हम लोग का वहाँ पर पूरा परीक्षा, वाइवा, इंटरव्यू सब कुछ लिए। बाद में हम लोग का उसमें पास हो गया। तो बाद में मार्कशीट मिला हम लोग का। मार्कशीट मिलने के बाद फिर वहाँ के सर लोग बोले कि आप लोग का 10-15 दिन में कॉल आ जाएगा। तो हम लोग का 10-15 दिन में कॉल आया लखनऊ के लिए। तो इजराइल
क्लाइंट आए थे लखनऊ, तो हम लोग लखनऊ आया, पूरा अपना कागज पत्र सब कुछ लेकर आया। यहाँ पर हम लोग को टाइल वाइल लगाया गया और इजराइल क्लाइंट ने बोला कि आप लोग का पूरा प्रक्रिया सब अप्रूवल हो गया है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो बाद में हम लोग वहाँ गया, फिर इसके बाद 21 दिन बाद फिर फोन आया। तो हम लोग 21 दिसंबर को NDC से फोन आया, करौदी बनारस से। तो हम लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाकर जमा कर दिया, और जमा करने के बाद वो शॉर्ट लिस्ट वो लोग भेज दिया NDC दिल्ली। बोला कि आप लोग का ऑफर लेटर आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा कि पैसा कब कहाँ जमा करना है। और आज तक सर 14 महीना हो गया, ना ऑफर लेटर आया ना कॉल आया। और बीच में एक बार कॉल आया था कि आप लोग को कोई ऑनलाइन पैसा मांगेगा तो आप लोग पैसा मत दीजिएगा। तो हम लोग बोला ठीक है। तो एक राजकुमार सर का नंबर वो लोग दिया, तो उस वक्त उनको कॉल किया तो फोन लगा, और आज से वो फोन उनका नहीं लगता है। बाद में हम लोग NDC कॉल करते हैं, NDC कॉल करने के बाद वो कॉल पहले लगता था तो बोलते थे कि आप थोड़ा वेट करिए। तो हम लोग वेट किया, और इसके बाद अब कॉल भी नहीं लगता है, और 14 महीना हो गया, और हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं। और माननीय मंत्री अनिल राजभर जी बोलते हैं कि 5800 आदमी हमने इजराइल भेज दिया है। तो उसके बाद प्रक्रिया हम लोग का था, और फिर बोलते हैं 2-4 दिन पहले महाराजगंज में बोले थे कि मैंने 10,000 श्रमिकों को यूपी से इजराइल भेज दिया है। तो हम लोग तो यहीं पड़े हैं सर, तो भेजे हैं तो किसको भेजे हैं? सर देखिए सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं कि हम लोगों का जो 1383 लिस्ट में जो लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द इजराइल भेजने की जो है प्रक्रिया चालू करें। लगभग कितना महीना हो गया? 14 महीने हो गए सर इसको। जी, इसमें कुछ लोग बाहर से काम छोड़कर भी आए? जी, तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते थे और अपना ज्यादा पैसे के लालच में अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं, और इजराइल भर्ती प्रक्रिया में वो लोग भाग लिए हैं और वो लोग सिलेक्टेड हैं। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर 31 जनवरी 2026 तक जनपद में संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत अधिकारियों की टीम द्वारा जनपद बहराइच में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया गया। और साथ ही ARTO ने बताया कि सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग अंकित वर्मा और साथ ही संभागीय निरीक्षक प्रदीप कुमार व यातायात प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा द्वारा बहराइच सीतापुर मार्ग पर ब्लैक स्पॉट बेडनापुर रामावापुर और साथ ही एवं भागवानपुर चौराहे पर बहराइच मार्ग की परिस्थिति और ब्लैक स्पॉट टिकोरा मोड़ पर मैरौचा का निरीक्षण किया गया। और साथ ही ARTO ने बताया कि अधिकारियों के निरीक्षण उपरांत संबंधित ब्लैक स्टॉप्स पर आवश्यकता अनुसार प्रकाश मार्ग चौड़ीकरण स्पीड ब्रेकर आदि चीजों की व्यवस्था की गई है और मार्ग दुर्घटनाओं की संभावना को न्यून से न्यूनतम किया जा सके। इससे खबर चंदौली से है, जहां युवाओं के लिए हुई महादौड़ प्रतियोगिता 2026 सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू के नेतृत्व में हुआ। इसका आयोजन जिले के सभी 9 ब्लॉकों में 1600 युवक व 460 युवतियों ने भागीदारी की है। भारी भीड़ ने तालियों को बढ़ाया और साथ ही खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है। युवाओं को खेल व रोजगार से जोड़ने का संदेश मिला। बाबूलाल को मोटरसाइकिल एवं मनीषा राय को स्कूटी मिली है। 5 टॉप बालक बालिकाओं को साइकिल से सम्मान मिला है। चंदौली की खेल प्रतिभा को मिला है नया मंच। धानापुर के अमरवीर इंटर कॉलेज ग्राउंड में हुआ है आयोजन।
विधायक जी, आज क्या कार्यक्रम है? आज दौड़ है। कैसी दौड़? नौजवान बेटा और बेटियों की दौड़ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेना भर्ती जो खुली दौड़ होती थी उसको बंद करने से बच्चों का उत्साह में गिरावट आ गई थी। इसलिए मनोज कुमार सिंह डब्लू ने ये चंदौली की धरती पर सेना भर्ती करवाया था और आज मैं बच्चों को आश्वासन देने आया हूं कि आप लोग दौड़ते रहो और जिस दिन मनोज विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा आपको सेना में भेजवाने का काम करेगा मनोज, उसी के लिए आज ये दौड़ की शुरुआत है। तो क्या लगता है कि आप विधानसभा में जाएंगे तो दौड़ सेना भर्ती चालू हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि आज भी सेना भर्ती तो चालू ही है, अग्निवीर है। अग्निवीर तो सरकार बदलेगी लेकिन अग्निवीर की ही भर्ती हो सकती है। यहाँ पर इच्छा शक्ति मजबूत तो होनी चाहिए। आरोप लगाया जा रहा है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव को देख के चुनावी बिल्कुल सही है, ये चुनावी तैयारी है इसलिए कि हमारे यहाँ के एक माननीय विधायक जी है, बहुत मजबूत विधायक हैं, बहुत बड़े मजबूत विधायक हैं, हल्का हल्का तो है नहीं। और उन्होंने 2022 में भगवान राम के पास फोटो लगा के एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देखे होंगे। कोई खबर थी, उस खबर पे चल रहे थे कि संकल्प लिए थे कि क्या वो अकेले निर्दल विधायक होकर सेना भर्ती करवा सकते हैं, तो क्या मेरी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मैं विधायक को तो भर्ती नहीं करा सकते। आज 9 साल हो गई, भर्ती का नाम निशान नहीं है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले भी 1 साल में उनकी भर्ती कराने की कोई मंशा ही नहीं है। इसलिए मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग दौड़ते रहिए, दौड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और दौड़िए और सेना भर्ती होने का काम करिए। दौड़ में क्या है बच्चों के लिए, किस तरह का दौड़ है? बच्चों के लिए मोटरसाइकिल और बेटियों के लिए स्कूटी है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे उन सब लोगों बच्चों के लिए साइकिल का इंतजाम किया गया है। कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया? करीब 1600 बच्चे आए हैं और 360 बेटियां आई हैं यहाँ पर दौड़ने के लिए, लेकिन यह संख्या बिल्कुल बहुत कम है। पहले एक एक ग्राउंड पे हजार बच्चे दौड़ते थे, आज पूरे जिले में यही 1600-1800 बच्चे आ गए हैं। ये बहुत कम संख्या है और मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगली भर्ती हो या अगली दौड़ हो तो यही संख्या जो आज 1000 में है 10,000 15,000 की संख्या में आने का काम। खबर बिलग्राम से है, जहां हरदोई बिलग्राम क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया के समीप एक अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में पड़े व्यक्ति को तत्काल बिलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में भिजवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेजा थाना क्षेत्र में एक प्रमुख समाचार चैनल से जुड़े पत्रकार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन पर धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि कॉल करने वालों ने पत्रकार को मां बहन की भद्दी गालियां दी हैं और पीड़ित पत्रकार ने संबंध में थाना प्रभारी मेजा को तहरीर देकर जान माल सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित पत्रकार नीरज कुमार पांडे निवासी जगेपुरा कोटहा ने तहरीर में बताया है कि उनके साथ उनके मोबाइल पर अलग अलग अज्ञात नंबरों से लगातार कॉल आ रहे हैं। आरोप है कि फोन करने वाला न केवल धमकी दे रहा है बल्कि मां बहन के प्रति भी अश्लील, अशोभनीय व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है। पत्रकार ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। खबर महोबा से है, जहां महोबा में डीएम आवास पर तैनात एक होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत। विभाग और परिवार में मचा पसरा मातम। ड्यूटी पर जाते समय पुलिस लाइन के पास घायल हुए 58 वर्षीय जगमोहन ने झांसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने सरकार से मदद और नौकरी की गुहार लगाई। एक तरफ जहां पूरे देश कड़ाके की ठंड में अपने घरों में दुबका है, वहीं एक होमगार्ड अपनी ड्यूटी निभाने की खातिर सड़क पर निकला, लेकिन क्या उसे पता था कि यह सफर उसके जीवन का आखिरी सफर साबित होगा। मामला महोबा का है, जहां डीएम आवास की सुरक्षा की तैनाती के लिए होमगार्ड जगमोहन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रीनगर थाना क्षेत्र के तिंदौली गांव के रहने वाले 58 वर्षीय जगमोहन बीते 15 जनवरी की रात अपनी बाइक से महोबा स्थित जिलाधिकारी आवास पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह पुलिस लाइन के समीप पहुंचे, उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया है। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। परिजन इन्हें झांसी के एक निजी अस्पताल में ले गए हैं, जहां 4 दिनों तक वहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद
पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने अब सहायता और होमगार्ड के साथ ही विभाग से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। अच्छा, कौन खत्म हो गया भैया? चाचा जी थे वो। कैसे खत्म हो गए, क्या हुआ? दुर्घटना हुई पुलिस लाइन के पास। कैसे क्या हुआ? मालूम नहीं, हम तो घर पर थे। जब हमारे पास फोन पहुंचा तो जब हम आए तो अस्पताल में थे इमरजेंसी में। फिर यहाँ से डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिए झांसी के लिए। फिर 2 दिन बाद वहाँ इलाज होते हुए कल ख़त्म एक्सपायर हो गए। तो कल वहाँ से आए तो 11 बजे वहाँ से निकले थे। फिर यहाँ मर्चरी हाउस में बॉडी रखवा दी थी विभाग वालों ने। तो अब वहाँ से बॉडी लेके आए हैं पीएम के लिए। अच्छा, कौन थे चाचा जी, किस पद पे थे, क्या कर रहे थे? होमगार्ड थे। कहाँ पे तैनात थे ये? डीएम बंगला में, आवास में। अच्छा, जिस दिन घटना हुई तो कहाँ जा रहे थे ये? ड्यूटी करने जा रहे थे वही डीएम बंगला। अच्छा, नाइट ड्यूटी थी उनकी। कितने बच्चे हैं इनके? एक बच्चा है, बच्ची नहीं है, खाली बच्चा भरा है। कैसा माहौल है घर का इस समय मौत होने के बाद? मौत होने के बाद सर माहौल तो वो आप जानते हो कैसा होगा। ठीक। ये मेरे पिताजी थे तो ये होमगार्ड में थे। तो ये घर से वर्दी अर्दी पहन के निकले, ड्यूटी जा रहे थे। डीएम बंगले में इनकी ड्यूटी थी। फिर हमको कोई मालूम नहीं चला, ये पुलिस लाइन के पास बोले हमको ये सूचना मिली कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी आ जाइए। तो हम सीधे इमरजेंसी पहुंच गए साहब। फिर क्या हुआ? फिर इमरजेंसी से उनकी हालत सीरियस देखते हुए उन्होंने कहा कि झांसी ले जाइए इनको। मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया एम्बुलेंस द्वारा। जी वहाँ पे उन गए तो मेडिकल कॉलेज में वो बोले कि यहाँ पे आईसीयू की मशीन उपलब्ध नहीं है, आप प्राइवेट में ले जाइए। तो प्राइवेट में सर ले गया मैं, तो मैंने भर्ती किया वहाँ पे। और 18 तारीख को सवेरे 11 बजे के समथिंग इनकी डेथ हो गई, मौत। फिर कहाँ आ गए लेके? फिर महोबा आए लेके इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में फिर उन्होंने बॉडी को रखवा लिया। फिर अगले दिन हम आज आए हैं। ठीक। 2-4 दिन पहले महाराजगंज में बोले थे कि मैंने 10,000 श्रमिकों को यूपी से इजराइल भेज दिया है। तो हम लोग तो यहीं पड़े हैं सर, तो भेजे हैं तो किसको भेजे हैं? 11 बजे के समथिंग लेके यहाँ पे आईसीयू की मशीन झांसी ले जाइए इनको। मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है एम्बुलेंस द्वारा। जी वहाँ पे खबर महोबा से है, जहां महोबा में मेरठ की सरधना में सुनीता की नृशंस हत्या और जातीय हिंसा के विरोध में भीम आर्मी ने जोरदार हुंकार भरी है। कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जगराम वर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महोबा में न्याय की मांग और जातीय हिंसा के खिलाफ भीम आर्मी ने सड़क पर उतरकर सरकार को चुनौती दी है। मामला जनपद मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र स्थित कपसाड़ गाँव का है, जहाँ सुनीता नाम की महिला की नृशंस हत्या ने पूरे मामले को प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से आक्रोशित भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जगराम वर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में एकत्र होकर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक कड़ा ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल 2 सशस्त्र गनर दिलाए जाए और साथ ही उन्हें पुलिस चौकी के पास सुरक्षित सरकारी आवास आवंटित किया जाए। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि अपराध की बर्बरता को देखते हुए दोषियों पर तत्काल सामान्य धाराएं नहीं बल्कि रासुका, एनएसए और साथ ही यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भीम आर्मी ने मांग की है कि मृतका के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और साथ ही परिवार के पात्र सदस्यों को आत्मरक्षा सशस्त्र लाइसेंस दिए जाए। इस मौके पर आकाश जाटव, सचिंद्र हरिसिंह वर्मा और साथ ही विकास जाटव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध और पारदर्शी न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। आज का ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया को मेरठ जिले के
सरदाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसाड़ गांव आता है, जहां एक हमारी दलित बहन का दिन दहाड़े अपहरण हो जाना और अपहरण होते समय उसकी मां देखती है तो वो मां अपने बच्ची को बचाने के लिए जाती है, तभी वो व्यक्ति धारदार हथियार से फरसे से उसका कत्ल कर देता है और वहीं दड़े पे मौत हो जाती है। उसी को लेकर आज यहाँ ज्ञापन था। क्या क्या मांगे ये हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनके लिए 2 गनर की व्यवस्था करवाई जाए। दूसरी मांग ये है कि उनके लिए भाई वो डरे सहमे हैं तो उनके लिए चौकी या थाने के नजदीक एक रहने के लिए मकान की व्यवस्था करवाई जाए। तीसरी मांग ये है कि जो पात्र हैं, लाइसेंस के पात्र हैं, उनके लिए सशस्त्र की व्यवस्था करवाई जाए। और पटवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन माननीय एडीएम साहब ने कहा है कि हम अपना लेटर आपके राष्ट्रपति महोदय के पास भिजवाएंगे और इस पर कार्रवाई करवाएंगे। जो मेरठ में है, हमारी बहन या बेटी के लिए कुछ भी के लिए उसको अगवा किया गया गुंडों ने, उसको बचाने के चक्कर में माँ आई बीच में तो माँ की हत्या की गई, इसलिए 2 दिन तक वो आलोप रही है। तो वही संबंधी आज ज्ञापन दिया है। जितनी पुलिस प्रशासन, जितनी सरकार या हमारे संगठन ये हमारे साथियों को दबाना चाहती है, अगर इतने ही जोर शोर से अगर मुल्जिमों को ऊपर लग जाए तो जो समस्या और जो काम हमें कभी न करना पड़े। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला कि आज ज्ञापन दिया है तो साहब ने कहा कि मतलब ठीक है, हम यह ज्ञापन राष्ट्रपति जी के यहाँ पहुंचा देंगे और जो वहां से आदेश आएगा उसमें निम्न कार्रवाई की जाएगी। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।